नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, इसके अंतर्गत 2021 में जो एग्ज़ाम संपन्न हुई है उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत है विषय गणित। विषय गणित के 20 प्रश्न जो है आपको इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे, है ना। और ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक का आपको जो सिलेबस है उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। उसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 71 से। यदि x बराबर -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा इस प्रकार से 25 बार इसका गुणा करें और y बराबर -3 गुणा -3 गुणा -3 हो तो x और y का मान को ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 जो है यह आया है 25 बार, ठीक है ना। तो जब भी ऋणात्मक कोई संख्या विषम बार आती है तो उसका चिन्ह जो है हमेशा क्या आएगा, माइनस आता है। क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। और एक का गुणा हम 25 बार करते हैं, है ना, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 का गुणा हम कितनी बार करें तो उसका गुणनफल 1 ही आता है। इसलिए यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1 का 25 बार गुणा करने पर गुणनफल आएगा कितना, -1 ही आएगा, ठीक है। अब गुणित y, यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो y हम क्या देख रहे हैं कि -3 गुणा -3 गुणा -3। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ये विषम बार आया है, तो जब भी माइनस चिन्ह गुणा के रूप में विषम बार आता है तो वहाँ पर जो चिन्ह होगा वो होगा माइनस होगा, ठीक है ना। और यह 3 का गुणा करेंगे, 3 में 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी इसका गुणनफल हो जाएगा -27 यानी -27। अब यहाँ पर -1 और -27 का गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर आता है प्लस, और 27 गुणा 1 करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। यदि 24.125 बराबर 24 धन a बटे 10 धन b बटे 100 धन c बटे 1000 हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 प्लस a बटे 10 यानी दशमलव के दाहिनी ओर जो स्थान है ये होगा दशांश का, यानी 1/10, है ना। उसके बाद आता है शतांश यानी 2/100, और उसके बाद आता है सहस्त्रांश यानी 5/1000। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का मान क्या हो जाएगा, यानी a का मान हो जाता है 1 धन 2 का मान होता है, b का मान हो जाता है 2 धन c का मान होगा कितना, 5। तो इनका योगफल करते हैं तो 1 और 2 3 और 5 8, यानी आपका ऑप्शन जो है डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो 552 के समीप हो और 11 से विभाज्य हो, है ना। वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो 552 के समीप एवं 11 से विभाज्य हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो संख्या हो रही है 451, है ना, जो क्या है कि 11 से विभाज्य है और 552 के समीप है, मतलब उसके निकट है ना। तो देखिए 451 जो है 11 से विभाज्य है, क्योंकि इसका पहला और तीसरा जो अंक हैं इसको जोड़ते हैं तो 4 और 1 होता है 5, है ना। और बीच में जो अंक है इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। ये 11 का नियम है, तो शेषफल 0 आएगा, या फिर 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा 451, यानी जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 74। यदि x/2 धन 1/3 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा, है ना। x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
x/2 धन 1/3 है, तो यहाँ पर कितना है 2 और 3। इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो आ जाता है कितना 6। अब 2 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 बार जाता है, 3 का गुणा x में करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3x है ना, धन 3 का भाग लगाते हैं 6 में तो 2 आता है ना, तो 3x धन 2 बराबर 6। अब 6 गुणा 1 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 6 माइनस 2 है ना, तो x बराबर हो जाएगा, अब 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो बचता है 4। अब यहाँ गुणा क्रिया हो रही है तो यहाँ जब पक्षांतर करने हो जाएगा भाग, यानी x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 3 की घातांक x बराबर 6561 हो तो 3 की घातांक x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 6561 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, इसके निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो उन अभाज्य गुणनखंडों में जो अभाज्य गुणनखंड 3 है वो आता है 8 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 की घातांक x बराबर हो जाता है 3 की घातांक 8। ठीक है ना, तो जब दोनों पक्षों में आधार समान होते हैं तो इनकी घातांकें भी समान हो जाती है, यानी x की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी 8 हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें 3 की घातांक x माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 3x का मान कितना निकाला हमने 8 माइनस 3, यानी बराबर हो जाएगा 3 की घातांक 5। अब 3 की घातांक 5 का मतलब होता है 3 का गुणा हमें करना है 5 बार, है ना, यानी गुणा के रूप में लिखेंगे 5 बार और फिर उसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया होता है 243। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा 243। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 81 है ना, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए चाहे संख्या क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, उनमें 2 का अंतर होता है। तो हमने मान लिया कि एक संख्या जो है हमारी जो मानी हमने वो x है, इससे पहले वाली क्या हो जाएगी x माइनस 2 क्योंकि 2 कम होती है, और इसके बाद वाली हो जाएगी x प्लस 2 है ना। अब इनको क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देते हैं तो इनका योगफल कितना आ रहा है 81 जो हमको यहाँ दिया है। अब x और x कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x है ना, बराबर, अब ये -2 है और ये +2 है, ये कैंसिल हो जाता है तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 81। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 में हम क्या करेंगे 3 का भाग लगा देंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। इसलिए ऑप्शन जो है बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 3:4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम 1/a और 1/b और 1/c है ना, इनका अनुपात क्या दिया है 3:4:5। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है ना। कैसे, देखिए कि 1/a बराबर आपको दिया है 3 है ना, तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से b हो जाएगा 1/4 और c हो जाएगा 1/5। अब 3, 4 और 5 का हम निकालते हैं एलसीएम है ना, तो इनका एलसीएम कितना आता है 60 आता है। अब 3 का भाग लगाते हैं 60 में 20 बार जाएगा तो 20 से कम 20, 4 का भाग लगाते हैं 15 बार जाता है, 15 कम 15, 5 का भाग लगाते हैं 12 बार तो 12 कम 12। तो ये इनका अनुपात हो जाता है। हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c, यानी 20:15:12, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 6 दर्जन
अंडों का मूल्य 108 रुपये हैं तो 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे इन्हें, है ना। तो 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे, है ना, 6 दर्जन हो जाएंगे, 12 6 72 अंडे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 72 अंडों का मूल्य 108 रुपया है। ठीक है। तो हमें 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 108 में जो है 72 का भाग लगाते हैं तो एक अंडे का मूल्य ज्ञात हो जाता है। अब हमें ज्ञात करना है 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 108 का इसमें गुणा कर देंगे, है ना। अब इनको काट देते हैं, तो 12 से काटेंगे, 12 6 72 और 12 नमे होता है 108। ठीक है ना। अब 6 से काट देते हैं 108 को, तो 6 कम 6 और बचता है 4 48 6 8 48। अब 18 का हम क्या करेंगे 9 में गुणा कर देंगे, तो 18 में कितना हो जाएगा, 18 में हो जाता है 162। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162 रुपये 108 अंडों का मूल्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि रवीश की आमदनी 11,000 रुपये है और वह अपनी आमदनी का 55% बचत करता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च की गणना कीजिए। तो देखिए कुल होता है हमारे पास में 100%, कितना होता है 100%। अब इसमें से 55% क्या है, वह बचत करता है, तो खर्च कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो बचेगा 45% खर्च, है ना। लेकिन हमें राशि ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे हम 11,000 का निकालेंगे, है ना, 45%, तो ये आपको निकल जाएगा खर्च। अब ये शून्य से हमने ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य गई। अब क्या करेंगे कि 45 में 110 का हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 का गुणा करेंगे शून्य में तो शून्य आता है, 45 से कम 45 बचे 4, 45 से कम 45 और 4 49, यानी 4,950 रुपये जो है उसका खर्च होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा।